जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको सब्जेक्टिव सी अन्य टॉपिक और वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। यदि अभी तक हमने उस टॉपिक की वीडियो अपलोड नहीं की है, जिस टॉपिक की वीडियो आप सर्च कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो पर हम चर्चा कर लेते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं जिन पे वीडियो में हम आगे बात करेंगे, जिससे आपको भी एक बेसिक आइडिया हो जाए कि वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा सॉइल जेनेसिस या पैडोजेनेसिस क्या होती है। फिर हम देखेंगे वेदरिंग को। उसके बाद बात करेंगे टाइप ऑफ वेदरिंग, यानी भौतिक, जैविक और रासायनिक अपक्षय क्या होते हैं। फिर हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स बाय वेदरिंग प्रोसेस। तो आइए दोस्तों, सभी पर एक एक करके बात कर लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सॉइल जेनेसिस या पैडोजेनेसिस। तो सबसे पहले इनके जो हमारा शब्द है इसको समझ लेते हैं। कई बार यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, उन्हें लगता है कि सॉइल जेनेसिस और पैडोजेनेसिस दोनों अलग अलग हैं, परंतु ऐसा नहीं है। बल्कि जो सॉइल जेनेसिस है और जो पैडोजेनेसिस है ये दोनों एक ही हैं। कैसे, तो आइए समझते हैं। देखो, ये जो पैडो है इसका मतलब भी सॉइल ही होता है। अगर आप इस पैडो को हटा के सॉइल लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सॉइल जेनेसिस हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये दोनों एक ही हैं। और दूसरा, ये एक सब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत हम मृदा निर्माण, उसकी उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। यानी अगर आसान शब्दों में कहें, ये एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम मृदा निर्माण, उसकी उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। उसे ही सॉइल जेनेसिस या पैडोजेनेसिस कहते हैं। आइए दोस्तों, अब वेदरिंग को समझ लेते हैं। तो जब चट्टानें समय के साथ टूट फूट कर अपने ही स्थान पर टुकड़ों के रूप में बिखरने लगती हैं, तो उस प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है ये अभी आपको समझ में नहीं आया हो, इसलिए इसे हम आपको डायग्राम से समझा देते हैं। उससे ही पहले हम इसे आसानी समझाने के लिए आपको इरोजन को समझा देते हैं कि इरोजन क्या होता है। अगर आप इरोजन समझ जाते हैं तो वेदरिंग भी आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों, इरोजन का मतलब होता है कि जब भी किसी चीज़ का घिस के टूट जाना। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये जो झरना है, यानी इस पर पानी नीचे ज़मीन पे गिर रहा है। यहाँ पर जो चट्टान है या जो रॉक्स है उस पर लगातार ये पानी गिर रहा है, तो ये क्या करेगा, नीचे वाली चट्टान है इसको ये घिसता रहेगा। और आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी एरिया को घिस भी दिया है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये इरोजन हो रहा है। लेकिन वेदरिंग अलग होती है, तो वेदरिंग को आप समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कोई नदी तो है नहीं कि ये पानी से घिस के कट के जो है ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ भी ये चट्टान टूटनी नहीं है और सॉइल का निर्माण होना है, तो यहाँ पे ये वेदरिंग के द्वारा होगी। तो वेदरिंग के द्वारा कैसे होगी, तो ये चट्टान जो होगी ये या तो भौतिक से या फिर केमिकल से या बायोलॉजिकल वेदरिंग से ये टूटना शुरू हो जाएगी। और जब ये टूटेगी तो इसी को हम बोलते हैं वेदरिंग। ये कैसे टूटती है, फिजिकल या केमिकल या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर से, तो इस पर अभी हम आगे बात करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझें कि चट्टान का अपनी जगह पर टूट जाना ही वेदरिंग कहलाता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं। ये एक जटिल प्रक्रिया है, मानी जाती है। यानी ये जो एक प्रक्रिया है जो वेदरिंग की है, जटिल मानी जाती है। क्यों मानी जाती है जटिल, क्योंकि दोस्तों देखो, जो इरोजन होता है वो लगातार चलता रहता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसमें इरोजन लगातार चल रहा है, यानी पानी गिर रहा है, चट्टान घिस रही है, तो सॉइल का निर्माण हल्के हल्के होता रहेगा। लेकिन वहीं आप वेदरिंग को देखें तो इस पे जो फैक्टर काम करते हैं वो बहुत स्लो काम करते हैं, जिस वजह से वेदरिंग में जो सॉइल निर्माण होता है, जो चट्टान टूटती है, ये बहुत ज़्यादा धीमे 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 टूटती है, जिस वजह से इसे एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है। मान लो अगर एग्जाम्पल के लिए, अगर इतनी बार इतनी छोटी सी एरिया को अगर टूटना है यहाँ से, अगर ये अगर वेदरिंग के द्वारा टूटती है तो ये लगभग हजारों सालों में टूटेगी। तो इसी को हम वेदरिंग कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम भौतिक अपक्षय की, यानी फिजिकल वेदरिंग की। दोस्तों देखो, फिजिकल वेदरिंग जो होती है इसमें क्या होता है कि जो हमारी चट्टान है वो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से टूटती है, यानी प्राकृतिक कारकों की वजह से टूटती है। जब भी हमारी चट्टान प्राकृतिक कारकों की वजह से टूटेगी तो हम उसको बोलेंगे कि वो फिजिकल वेदरिंग है। फिजिकल वेदरिंग में जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका तापमान आ जाएगा, बारिश आ जाएगी, वायु आ जाएगी। तो ये किस तरीके से वेदरिंग में अपना रोल निभाते हैं, तो इन पे भी एक
एक एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भौतिक अवक्षय में तापमान किस तरीके से वेदरिंग करता है। तो इसे डायग्राम से समझो। जैसे मान लो ये जो एक एरिया है, इसमें दिन का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है और रात का जो टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब भी किसी चीज़ को टेम्परेचर मिलता है या किसी भी चीज़ को गर्म किया जाता है तो उसका जो एरिया होता है यानी इसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ने लगता है। तो दिन के समय टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए चट्टान की जो ऊपरी परत होगी वो गर्मी की वजह से फैलेगी, यानी उसका वॉल्यूम या उसका आयतन बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही रात होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होने की वजह से वो सिकुड़ने लगेगी, क्योंकि ठंडी चीज़ सिकुड़ती है, या कह सकते हैं उसका आयतन या वॉल्यूम कम होता है, तो इसका और वॉल्यूम जो है वो फिर कम होगा। तो क्या होगा, ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, यानी कई हजार सालों में चट्टान लगातार फैलती रहेगी, सिकुड़ती रहेगी, फैलती रहेगी, सिकुड़ती रहेगी, जिस वजह से इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये जो आप दरारें देख रहे हैं ये तापमान की वजह से ही पड़ी हैं, इसी का ही परिणाम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बारिश की। बारिश किस तरीके से वेदरिंग में अपना रोल निभाएगी। तो दोस्तों देखो आप, सॉरी एक मिनट रुकिए, एक मिनट, सब गड़बड़ हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो दोस्तों बादल बनने शुरू हुए। अब ये बादल क्या करेंगे, वर्षा करेंगे। अब जब वर्षा होगी तो जो वर्षा का पानी है वो, आप ये दरारें देख रहे हैं स्क्रीन पे अपनी, इन दरारों से होके नीचे आएगा। जब पानी लगातार इन दरारों से नीचे होके आएगा तो क्या करेगा, ये भी चट्टान को हल्के हल्के काटेगा। तो ये प्रक्रिया भी एकदम तो है नहीं कि एक बार बारिश पड़े और चट्टान ये घिस के नीचे आ जाए, तो ऐसा तो है नहीं। लगभग इसको भी हजारों साल लगेंगे चट्टान को काटने में। नेक्स्ट हमारा था, एक मिनट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है वायु। देखो दोस्तों वायु किस तरीके से फिजिकल वेदरिंग में अपना रोल निभाती है। तो जैसे मान लो आपकी ये वाला जो एरिया है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मान लो फिजिकल वेदरिंग के टेम्परेचर की वजह से ये चटक गया। अब टेम्परेचर की वजह से अगर ये चटक गया तो इसमें हवा करेगी, हवा भी अपना एक प्रेशर रखती है, तो हवा इससे टकराएगी। अगर ये काफ़ी कमज़ोर हो जाता है ये वाला जो हिस्सा है, तो ये टूट कर नीचे गिर जाएगा। इस तरीके से कई जगह पे ये हो सकता है। तो हवा भी अपनी फिजिकल वेदरिंग में रोल निभाती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बायोलॉजिकल वेदरिंग पे। तो देखो दोस्तों नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब जीवित जीवों के द्वारा चट्टानों में विघटन होता है। दोस्तों विघटन का अर्थ होता है टूट फूट, यानी जब चट्टानों में जीवित जीवों के द्वारा टूट फूट होती है तो उसको हम जैविक अपक्षय कहते हैं। तो अगर इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम आपको दें, जैसे कि पेड़ों की जड़ों से, गुफाओं के निर्माण से, मानवीय गतिविधि जैसे खनन हो गया, आपका सड़क एवं भवन निर्माण हो गया। इसे भी हम एक एक एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। सॉरी ये जो एग्जाम्पल हैं इन्हीं को हम थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको समझाते हैं कि ये जैविक अपक्षय में किस तरीके से रोल निभाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पेड़ों की जड़ें। दोस्तों आप ये जो पेड़ देख रहे हैं इनकी जड़ें नीचे होंगी काफ़ी, तो जब ये पेड़ छोटे होंगे तो इनकी जड़ें भी छोटी होंगी। तो ये जड़ें क्या होंगी, ये जो दरारें आप देख रहे हैं ये दरारें नीचे भी होंगी, सीधी बात है। तो ये दरारें इन वाले जो आप खाली एरिया देख रहे हैं इनमें चली जाएंगी। तो आपको पता होगा कि ये जड़ें होती हैं समय के साथ बड़ी होती हैं, तो दरारें जो जड़ें हैं वो हल्के हल्के बड़ी होंगी। तो ये दरारें हैं ये भरनी चालू हो जाएंगी जड़ से। एक टाइम ऐसा आएगा कि जड़ का और जो आपकी दरार का साइज है वो सेम हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो जड़ है वो इस पर फोर्स लगाना चालू कर देगी। जब ये फोर्स लगाई तो हल्के 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 ये जड़ इसको डैमेज करना चालू कर देगी। तो इस तरीके से आपकी जो पौधे की जड़ होती हैं वो वेदरिंग में भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट है गुफाओं का निर्माण। जैसे मान लो ये वाला जो एरिया है ये खाली हो गया, हल्का और खाली है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई चूहा या कोई अन्य जानवर आ जाता है तो वो क्या करेगा, इस वाले एरिया का जो रॉक्स हैं उनको तोड़ तोड़ के हल्के हल्के छोटे छोटे टुकड़े करके नीचे गिरा देगा, तो ये वो अपने इसमें गुफा बना लेगा। नेक्स्ट था हमारा मानवीय गतिविधि। तो मानवीय गतिविधि में सबसे पहले खनन आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, अगर मानव को पता लगा कि ये जो चट्टान है इसके नीचे कोई कीमती धातु है, कीमती कोई खनिज है, तो वो इस पूरी चट्टान को ही अलग कर देगा, यानी तोड़ के अलग डाल देगा। तो वो भी खनन में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। नेक्स्ट है आपका
सड़क और भवन निर्माण। तो देखो दोस्तों, आपका जो सड़क निर्माण होता है या जो भवन निर्माण होता है उसमें भी पत्थरों का उपयोग होता है, या चाहे छोटे पत्थर हो या बड़े पत्थर हो, तो वो भी चट्टानों काट कर ही लाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं केमिकल वेदरिंग। दोस्तों, केमिकल वेदरिंग या रसायन के अपक्षय जो होता है, ये सेलों के अंदर मौजूद तत्व जब रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो सेलों के संगठन एवं संरचना में परिवर्तन आ जाता है, जिस कारण सेलें टूट जाती हैं। इस प्रक्रिया को आप केमिकल रिएक्शन कहते हैं, सॉरी, इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय या केमिकल वेदरिंग कहते हैं। तो दोस्तों, इसे आप एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो ये आपके पास में एक रॉक्स का टुकड़ा है, तो ये जो रॉक्स है इसके अंदर बहुत सारे तत्व होंगे, आपका लोहा भी होगा, एल्युमिनियम भी होगा और भी बहुत सारे होंगे। तो ये जो तत्व होते हैं ये बाहरी तत्व के साथ रिएक्शन करेंगे, और जब भी दो तत्व या दो एलिमेंट रिएक्शन करते हैं तो उनका कोई ना कोई परिणाम होता है। तो इनका परिणाम क्या होता है कि जो आपकी सेल होती है उसके संगठन या संरचना में परिवर्तन आ जाता है, जिस वजह से वो टूट जाती है। इसको आप एग्जाम्पल से समझो ताकि आपको और एकदम क्लियर हो जाए। जैसे सबसे पहले आप ऑक्सीकरण में लो। जैसे क्या होता है, मान लो आपके पास ये जो चट्टान है इसके अंदर बहुत सारे बहुत सारे एलिमेंट हैं, जिसमें से एक लोहा भी है। अब ये लोहा क्या करेगा, जो आपकी वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन कर देगा। अब रिएक्शन करके ये क्या होगा, ये अपने ऑक्साइड बना लेगा। ऑक्साइड आपको पता होगा कि जब ऑक्साइड बनते हैं तो जो बाहरी लेयर होती है वो कमजोर हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो आप कोई लोहे का टुकड़ा आप बाहर ले आकर कहीं डाल दो, और उस पर जैसे ही वो वायुमंडलीय कांटेक्ट में आएगा तो वो उस पर जंग लगने लगेगी लोहे पे। तो जंग भी क्या होती है, वो एक ऑक्साइड ही होती है। अगर आप उसको हिलाते हैं तो वो आप आसानी से टूटना शुरू हो जाएगी। यही चट्टान के साथ होता है, जब उसका ऑक्साइड बनते हैं तो वो आसानी से टूटना शुरू हो जाती है। हालांकि प्रक्रिया बहुत लंबे समय में होती है, एकदम नहीं हो सकती, लगभग इसको भी हजारों साल लग जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बनीकरण या कार्बोनाइजेशन। देखो दोस्तों, कार्बनीकरण में क्या होता है, आपकी जो चट्टान है इसके अंदर और भी तत्व हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा। पानी के साथ कैसे, जैसे मान लो बरसात शुरू हुई, तो बरसात शुरू होगी तो ये जो स्टोन यानी जो पत्थर है इसके ऊपर पानी गिरेगा, और जब इसके ऊपर पानी गिरेगा तो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना देगी, यानी तेजाब बना देगी। उसका परिणाम क्या होगा कि जो आपका ये पत्थर है इसकी ऊपरी पर पपड़ी जो है ना वो टूटने लगेगी। तो टूटने लगेगी तो वो अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका केमिकल वेदरिंग जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं सॉइल फॉर्मेशन रॉक्स एंड मिनरल्स बाय वेदरिंग प्रोसेस। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रॉक्स या मिनरल्स किसे कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि वेदरिंग के प्रोसेस से सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, मिनरल्स या खनिज पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि या तो तत्व क्या होता है ये आप सभी को पता होगा, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन या जिंक, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट है। जितना आपको याद है वो सब एलिमेंट होते हैं। जैसे आपका कार्बन हो गया, आपका एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, तत्व हैं। या तो इन तत्वों को आप खनिज बोलोगे या इनके यौगिक को आप खनिज बोलोगे। तत्वों को कैसे, जैसे मान लो आप पे कार्बन है, एक कार्बन को आप खनिज नहीं बोलोगे, लेकिन जब कई सारे कार्बन आपस में मिल जाते हैं तो वो खनिज का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपका हीरा हो गया, बहुत सारे जो कार्बन होते हैं वो आपस में मिलकर हीरे का निर्माण करते हैं, और हीरा क्या है, आपका एक खनिज है। उसी तरीके से अगर आप यौगिक देखें तो यौगिक भी मिलकर आपकी जो होते हैं खनिज का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो आप कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन जो मिलके क्या करती हैं कि वो एक खनिज का निर्माण करती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे तत्व या उनके यौगिक मिलके आपके मिनरल्स का निर्माण करते हैं, और ये जो मिनरल्स होते हैं ये मिनरल्स मिलके ही चट्टानों का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का खनिज है बहुत सारे। अब ये खनिज क्या होंगे, आपस में मिलते रहेंगे, और ये खनिज जब बहुत बड़े हो जाएंगे तो उसी के एक बड़े रूप को आप चट्टान कह दोगे। तो बहुत सारे खनिज मिलकर चट्टानों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि रॉक्स एंड मिनरल से आपकी सॉइल का निर्माण कैसे होता है, बाई वेदरिंग प्रोसेस से। तो दोस्तों,
हम आपको बता चुके हैं कि मिनरल्स या रॉक्स एक ही होते हैं, यानी मिनरल्स के बड़े रूप को आप रॉक्स कह सकते हैं। तो इस पर सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग स्टार्ट होगी। अब आप सोचें कि फिजिकल वेदरिंग क्यों ही स्टार्ट होगी, बायोलॉजिकल या केमिकल वेदरिंग क्यों नहीं, तो इसका रीजन हम आपको आगे देंगे। तो अभी खाली इतना समझो कि रॉक्स या मिनरल्स पे शुरुआत में फिजिकल वेदरिंग होगी। फिजिकल वेदरिंग की वजह से आपकी चट्टान टूटना चालू हो जाएगी। टूटेगी क्यों, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि फिजिकल वेदरिंग में टेम्परेचर आपका आ जाएगा या आपकी वर्षा या हवा के कारण आपकी चट्टान है वो टूटना शुरू हो जाती है। टूटेगी तो वो क्या बनाएगी, स्केलेटल सॉइल बनाएगी। स्केलेटल सॉइल जो होती है ये मृदा की वह अवस्था होती है जिसमें कि 40 से 45% या उससे भी कहीं अधिक चट्टानों के टुकड़े मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल से समझो, जैसे आप मान लो इस वाले अगर एरिया में जाते हो, ये जो चट्टान के जो नीचे वाला एरिया है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा इस चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े आपको मिलेंगे और कुछ मात्रा में वहाँ पे नीचे सॉइल भी होगी। अगर आप उसको अगर जाके अगर देखें तो उसमें लगभग 50% से भी अधिक आपको चट्टानों के टुकड़े मिलेंगे। तो हम उसको स्केलेटल सॉइल कहते हैं। अब उस स्केलेटल सॉइल पे क्या होगा, आपका बायोलॉजिकल और केमिकल वेदरिंग स्टार्ट होगी। बायोलॉजिकल केमिकल वेदरिंग क्या करेगी, उसे रिगोलिथ में कन्वर्ट कर देगी। इस अवस्था में मृदा का निर्माण लगभग पूरा हो जाता है, इसलिए इसको ट्रू सॉइल भी कहते हैं। अब आपको हम ये बताते हैं कि इसमें जो आपकी बायोलॉजिकल या केमिकल वेदरिंग है ये शुरुआत में क्यों नहीं शुरू हुई। तो इसका रीजन ये है कि देखो, ये आप चट्टान देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, फिजिकल वेदरिंग बहुत आसानी से हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है, आपका केमिकल वेदरिंग बायोलॉजिकल फैक्ट जो वेदरिंग है वो हल्के यहाँ भी काम करेगी, लेकिन यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग ज़्यादा अच्छे से काम करती है। क्यों करती है, तो इसे आप समझो। जैसे मान लो ये चट्टान है, ये चट्टान बहुत बड़ी है, जिस वजह से क्या होगा, अगर आप केमिकल वेदरिंग को लें तो केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि जो इसके तत्व होते हैं, जो इसके अंदर जो एलिमेंट है चट्टानों के, वो वायुमंडल की चट्टानों जो वायुमंडल के तत्व हैं उनके साथ रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करेंगे तभी तो वो अपना जो आयतन है या जो उसका संगठन है उसमें परिवर्तन लाएंगे। लेकिन क्या पॉसिबल है कि जो इस चट्टान के अंदर के जो आप एलिमेंट है वो बाहर के जो आपके एलिमेंट है उनके साथ रिएक्शन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिएक्शन के लिए थोड़ा बहुत एरिया तो चाहिए होगा। तो बाहर वाले तत्व तो रिएक्शन कर पाएंगे, लेकिन अंदर वाले तत्व के जो एलिमेंट है वो ऐसे ही बच जाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन यहाँ ज़्यादा प्रभावी नहीं होती है। और बात करें बायोलॉजिकल फैक्टर की, तो वो भी कोई इतना जो आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग है वो भी कोई इतना प्रभावी यहाँ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जैसे मान लो यहाँ पर कोई पेड़ तो उगने वाला है नहीं, और कोई जानवर भी यहाँ कोई आसानी से घर नहीं बना पाएगा। जैसे मान लो आपका चूहा भी है, तो वो यहाँ आपको लग रहा है पहुंच पाएगा, उसको खोद नहीं पाएगा। हो सकता है थोड़ी बहुत मात्रा में वो यहाँ पे वेदरिंग की प्रोसेस करे, लेकिन यहाँ बहुत स्लो होती है। लेकिन वहीं अगर दूसरा पहलू देखें, जैसे ही चट्टान ये टूट जाएगी, यानी जब स्केलेटल सॉइल में ये कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे जो होगा आपकी बायोलॉजिकल और केमिकल वेदरिंग बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी। इसे भी आप एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो आपकी स्केलेटल सॉइल है, स्केलेटल सॉइल में आपका क्या होता है, 40 से 50% या उससे भी कहीं अधिक आपके चट्टानों के टुकड़े होते हैं। ये चट्टानों के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो छोटी एरिया होता है उसमें केमिकल रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाती है। जैसे आपका मान लो ये छोटा सा एरिया है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन चारों साइड से होगी, इसमें भी होगी। तो यहाँ बहुत तेज़ी से यहाँ पे होगी, क्योंकि अलग अलग उसमें एरिया में हो रही है। बायोलॉजिकल अगर देखें हम, तो बायोलॉजिकल में मान लो आपके यहाँ पे कोई पौधा उगता है। अभी ये पौधे की जड़ें होंगी, वो आसानी से इसमें चारों तरफ इसमें जो है वो अपना घर, या आप कह सकते हैं कि फैल पाएंगी। तो जब ये फैलेंगी तो ये जो आपके टुकड़े हैं इन पे भी प्रभाव डालेंगे। अब मान लो यहाँ से कोई बड़ा जानवर होकर गुजरा, तो जानवर अगर बड़ा गुजरेगा, कोई जैसे मान लो यहाँ से हाथी गुजरा यहाँ से होके, तो हाथी के पैरों के नीचे अगर ये आएंगे तो अभी इन पर हल्का डैमेज होंगी। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।